नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, SOSS, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी इन पीस स्टडीज, MGPS, हिंदी। सेकेंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण। इकाई 11 गांधीवादी दृष्टि 11.1 प्रस्तावना। सत्य और अहिंसा गांधी की दृष्टि एवं अभ्यास के दो प्रमुख स्तंभ हैं। गांधी की दृष्टि केवल अहिंसा के माध्यम से व्यक्त एवं कार्यान्वित हो सकती है, क्योंकि उनका विश्वास था कि केवल अच्छे साधन के माध्यम से ही अच्छे साध्य की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह गांधी के विचार में साध्य और साधन अंतः संबंधित हैं। गांधी का मत था कि मनुष्य को संपूर्ण या परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं है और इसलिए किसी को भी एक दूसरे के प्रति हिंसक होने का भी कोई अधिकार नहीं है, जबकि वे भी गलत हो सकते हैं। इस तरह से बुराई से बचे रहेंगे। गांधी को मनुष्य की अच्छाई पर विश्वास था तथा उनका ये भी मानना था कि मनुष्य में दैवीय शक्ति है। इन दैवीय शक्तियों के प्रयोग से अंतरात्मा को जगाया जा सकता है। गांधी ने भारत के प्रति अपनी दृष्टि को हिंद स्वराज के साथ साथ अपने वक्तव्यों तथा यंग इंडिया एवं हरिजन में अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी दृष्टि को स्थापित किया। उनकी दृष्टि काफी व्यापक थी, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा समेत, राजनीतिक, विदेश नीति समेत तथा आर्थिक जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समाहित किया है। उन्होंने इस बारे में विस्तार से लिखा और कहा तथा इस कारण भारत से संबंधित उनकी दृष्टि के हर पहलू को स्पर्श कर पाना संभव नहीं है। उनकी दृष्टि के कुछ महत्वपूर्ण एवं चर्चित पहलुओं की चर्चा निम्नलिखित के अंतर्गत की गई है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप आधुनिक सभ्यता से संबंधित गांधी की आलोचना को समझ सकेंगे। आधुनिक सभ्यता के गांधीवादी विकल्प को जान सकेंगे और गांधी द्वारा प्रतिपादित किए गए आधुनिक सभ्यता के विकल्प के विचारों एवं कार्यक्रमों की यथार्थता की समीक्षा कर सकेंगे। 11 आधुनिक सभ्यता की समालोचना। गांधी विश्व के उन कुछ एक नेताओं में से थे जिन्होंने मानव सभ्यता को पीड़ा देने वाली समस्याओं और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में गहराई से सोचा था। उन्होंने कई विचारकों जैसे एडवर्ड कारपेंटर, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल, थोर्यू एवं लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों का व्यापक अध्ययन किया। ये विचारक आधुनिक पश्चिमी समाज तथा इसकी भौतिक उपलब्धियों, जिनमें गहराई से जमी सामाजिक तथा नैतिक समस्याएं मौजूद थीं, के समालोचक थे। गांधी विभिन्न धार्मिक परंपराओं जैसे हिंदू, ईसाई, इस्लाम, जैन तथा अन्य परंपराओं के नैतिक विचारों से भी काफी प्रभावित हुए। दक्षिण अफ्रीका में औपनिवेशिक अत्याचारों के अनुभव ने गांधी का मोह भंग कर दिया तथा इसने उन्हें पश्चिम की तरह एक दूरगामी आलोचना विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसे उन्होंने सन 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया। गांधी जीवन भर हिंद स्वराज में व्यक्त अपने विचारों के प्रति दृढ़ रहे, जिसमें उनकी विश्व दृष्टि की सुसंगत अभिव्यक्ति समाहित है। गांधी के अनुसार आधुनिक सभ्यता की मुख्य समस्या ये थी कि यह मनुष्य की वास्तविक भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के बजाय भौतिक पदार्थ एवं सेवाओं के उत्पादन द्वारा लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को बढ़ावा देने पर जोर देती है। गांधी सभ्यता के विकास को इसकी भौतिक सुविधाओं के स्थान पर इसकी नैतिकता के आधार पर मापते थे। सन 1909 में हिंद स्वराज में उन्होंने कहा, यूरोप में लोग 100 साल पहले की अपेक्षा आज बेहतर घरों में रहते हैं। ये सभ्यता की प्रतीक मानी जाती है और यह भौतिक सुख को बढ़ावा देने का कारण भी है। ये सभ्यता न तो नैतिकता और न ही धर्म पर ध्यान देती है। आधुनिक सभ्यता के प्रति गांधी की समालोचना केवल एक दार्शनिक या अमूर्त आलोचना नहीं थी। औद्योगिकीकरण के कारण सामाजिक समस्याओं के प्रति सूक्ष्म दृष्टि प्रदर्शित करते हुए उन्होंने यूरोप के मजदूरों की दयनीय स्थिति, नए रोगों एवं शोषण के नए तरीकों के कारण जीवन में आई गिरावट, महिलाओं की अवनति, संसदीय व्यवस्था में पैसे और स्वार्थ का बोलबाला, उपभोक्तावाद और निरंकुश प्रतियोगिता के कारण कम होती सद्भावना और इस कारण पतन की ओर जाता मनुष्य और अमानवीय होते समाज की ओर इशारा किया था। आधुनिक सभ्यता के प्रति गांधी की समालोचना भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव से भी संबंधित थी। उनका मानना था कि भारत के लोग ब्रिटेन के कारण नहीं, बल्कि इसके द्वारा लाई गई आधुनिक सभ्यता के कारण परेशान हो रहे हैं। हिंद स्वराज में उन्होंने कहा, मेरी राय ये है कि भारत ब्रिटिश के पांव के तले नहीं, बल्कि आधुनिक सभ्यता से कुचला जा रहा है। ये दैत्य के भारी भरकम वजन के नीचे करा रहा है। गांधी का तर्क था कि भारत को शारीरिक बल से नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार और लाभ के प्रलोभन द्वारा जीता गया है। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा, अंग्रेजों ने भारत नहीं लिया, बल्कि हमने उन्हें दिया है। वे लोग अपनी शक्ति के कारण भारत में नहीं हैं, बल्कि हमने उन्हें रखा है। बल्कि बहादुर ईस्ट इंडिया कंपनी को याद कीजिए। इसे बहादुर किसने बनाया? अपना साम्राज्य स्थापित करते समय उन्हें इसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की सहायता किसने की? उनकी चांदी को देखकर कौन ललचाया?
उनके साधनों को किसने खरीदा? इतिहास साक्षी है कि हमने ये सब किया। ये कहना अधिक सत्य है कि हमने भारत को उन्हें दिया, न कि भारत हारा गया है। ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारत में तात्कालिक व्यवस्था की गई, इसकी पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई। हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता के बीज बोए गए तथा इसकी पारंपरिक संस्कृति को बदल दिया गया। गांधी को जल्द ही यह एहसास हो गया कि ब्रिटिश सरकार कानून तथा तकनीक के जिन नए तंत्रों को सभ्यता का उपहार बता रहे थे, वे वास्तव में भारत में शोषण के सहायक थे। इसी के प्रभावस्वरूप हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा, रेलवे, वकील तथा डॉक्टरों ने देश को इस हद तक निर्धन बना दिया है कि यदि हम समय पर नहीं जागे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। रेलवे ने भी बुबोनिक प्लेग फैलाया है, उनके बिना लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते थे। रेलवे ने अकाल की बारंबारता को बढ़ा दिया है, क्योंकि इंजन के साधनों की सुविधा के कारण लोग अपने समूचे अनाजों को बेचते हैं और यह महंगे बाजारों में बेच दिया जाता है। इस तरह के कथनों का यह अर्थ नहीं था कि गांधी आधुनिक सभ्यता का विरोध करके विकास के खिलाफ थे, वे केवल उस लालच, क्रूरता और बर्बरता का विरोध कर रहे थे जो उपनिवेशवाद के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति थी, जिसका कोई नैतिक औचित्य नहीं था। उपनिवेशवाद आधुनिक सभ्यता के सबसे बुरे पहलू का प्रतिनिधित्व करता था, जहां सभी नैतिक सिद्धांतों को छोड़कर ब्रिटिश भारत का शोषण कर रहे थे। 11.3 गांधी के स्वराज का विचार। चूंकि भारत के शोषण का प्रमुख कारण स्वयं अंग्रेज नहीं थे, बल्कि भारत के लिए वो सभ्यता थी जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारत के लिए आज़ादी का अर्थ केवल ब्रिटिश शासन का भारतीय शासन के द्वारा प्रतिस्थापन ही नहीं था, वे ब्रिटिश रॉकफेलर का भारतीय रॉकफेलर द्वारा प्रतिस्थापन नहीं चाहते थे। उनके लिए स्वराज का अर्थ था सांस्कृतिक स्वतंत्रता या आधुनिक सभ्यता के नियंत्रण से आज़ादी। इसका अर्थ भारत की पारंपरिक सभ्यता पर आधारित समाज के पुनर्स्थापित करने से था। गांधी के लिए भारतीय सभ्यता गांवों में बसती थी। इस सभ्यता का सार नैतिक संयम तथा लोगों के बीच भाईचारे की भावना थी। दूसरे शब्दों में, ये ग्रामीण समाज का नैतिक सूत्र था जिसे गांधी ने भारतीय सभ्यता की कसौटी माना। उन्होंने भारतीय गांवों को भारतीय सभ्यता का आधार माना। इसलिए गांधी के लिए स्वराज का वास्तविक अर्थ उस सभ्यता को पुनः प्राप्त करने से था जिसे भारत खो चुका था। स्वराज में राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक लक्ष्यार्थ है। 11.3.1 ग्राम स्वराज। ब्रिटिश शासन के दौरान पंचायत निश्चेष्ट हो चुकी थी, उनको फिर से प्रचालित करना था। पंचायतों के पुनः प्रवर्तन से ग्रामीण जनता की राजनीतिक गतिविधियों तथा ग्राम समुदाय के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ती है। इससे ग्राम स्वराज का मार्ग प्रशस्त होता, जो स्वराज का राजनीतिक आयाम था। 11.3.2 स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। स्वदेशी या देशज संसाधनों का प्रयोग स्वराज का आर्थिक पहलू है। ब्रिटिश शासन के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी। इसका पुनः निर्माण करना आवश्यक है ताकि गांव आत्मनिर्भर हो सकें। तब स्वराज का अर्थ भारतीय गांवों की आज़ादी होगी। रचनात्मक कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना देगा। रचनात्मक कार्यक्रम गांधीवादी कार्यनीति का अहम हिस्सा था। देशज साधनों का प्रयोग तथा ग्रामीण हस्तकला और खादी उद्योगों का विकास भारतीय गांवों के उत्थान के लिए नैतिक तथा आर्थिक साधन है और इससे भारतीय गांवों का पुनर्जन्म होगा और इससे स्वराज की प्राप्ति की जा सकती थी। 11.3.3 रामराज्य। गांधी की स्वराज की दृष्टि उस सामाजिक परिवर्तन का व्यापक कार्यक्रम था जिससे उन करोड़ों गरीबों के अभाव और आवश्यकताओं को दूर करने पर बल दिया गया जो ब्रिटिश शासन के कारण कष्ट सहन कर रहे थे। गांधी ने स्वराज के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को अलग करके नहीं देखा था, बल्कि वे उनके व्यापक अवधारणा का प्रमुख हिस्सा थे जिससे ये सारे पहलू अंतःसंबंधित थे। यह व्यापक अवधारणा रामायण की परंपरा से, रामराज्य से ली गई थी। रामराज्य गांधी की दृष्टि में एक न्यायपूर्ण समाज था तथा इन्होंने इसे निम्नलिखित तरीके से विस्तार दिया। मेरी दृष्टि में स्वराज और रामराज्य एक ही हैं और दोनों की अवधारणा एक जैसी है। हम किसी राज्य को रामराज्य तब कहते हैं जब शासक और प्रजा दोनों ही स्पष्ट और सच्चे और ध्येय स्पष्ट हों, जब दोनों के हृदय पवित्र हों, जब दोनों ही आत्मबलिदान के लिए तैयार हों, जहां दोनों ही सांसारिक दुखों को भोगते समय आत्मनियंत्रण में हों, जब दोनों के बीच पिता पुत्र की तरह से अच्छे संबंध स्थापित हों। यह इसलिए क्योंकि हम ये भूल गए हैं कि हम लोगों में लोकतंत्र या लोगों की सरकार की क्या क्या बात है और हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं। यद्यपि यह लोकतंत्र का युग है, मैं नहीं जानता कि यह शब्द क्या अर्थ सूचित करता है। हालांकि मैं कहता हूं कि लोकतंत्र का अभी भी अस्तित्व है, जहां लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, जहां लोगों का प्रेम महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरे रामराज्य में हालांकि सिर्फ सिरों के गिनने या हाथ उठाने से जनता का मत नहीं मापा जा सकता। ऋषि और मुनियों ने प्रायश्चित के बाद जाना कि जनता का मत उन लोगों का मत है जो प्रायश्चित करते हैं और जो हृदय से अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। अतः रामराज्य कोई कट्टर राज्य नहीं था। यह मूलतः उचित सामाजिक व्यवहार और सद्भाव की ओर लोगों की कर्तव्य भावना द्वारा परिभाषित एक नैतिक विचार था।
ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन का ये कहकर स्पष्टीकरण कर दिया था कि वे भारतीयों को आधुनिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। रामराज्य ने इस पश्चिमी आधुनिकता का एक विकल्प प्रस्तुत किया है। संसदीय लोकतंत्र के राष्ट्र राज्य के पश्चिमी रूप को ठुकराकर गांधी ने उपनिवेशवाद के वैचारिक वर्चस्व को कमजोर कर दिया था। रामराज्य एक मुहावरा था जिसे ग्रामीण भारतीय समाज से लिया गया था। इसने भारत के करोड़ों किसानों के दिलो दिमाग पर अपनी गहरी जगह बनाई थी। इसने भारत के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करने की विचारधारा स्थापित की थी। 11.3.4 सर्वोदय और अंत्योदय। सर्वोदय गांधी की दृष्टि में नए मानव समाज एक नया सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे सभी मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों की बेहतरी तथा कल्याण के लिए प्रयास किया जाएगा। इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष सम्मिलित हैं। B.S. शर्मा ने गांधी मार्ग के अप्रैल के अपने लेख दी फिलोसफिकल बेसिस ऑफ सर्वोदय जुलाई 1960 में प्रकाशित लेख में सर्वोदय की नकारात्मक अवधारणा के बारे में लिखा। यह ऐसा कुछ नहीं है कि एक या अनेक मनुष्य दूसरे लोगों को छोड़कर या उनको वंचित करके लाभ उठाएं या मजे करें। सकारात्मक रूप कहा जाए तो यह एक गतिविधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी भाग ले सकता है तथा ये मानव आत्मा के मानव संस्कारों की पूर्ण अनुभूति है। अतः सर्वोदय का अर्थ सबका कल्याण है। प्रत्येक व्यक्ति या सभी लोग तथा हर क्षेत्र धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में सबका कल्याण हो और सर्वोदय का अंतिम लक्ष्य है और इसमें सभी पीड़ित प्राणियों की भलाई है। इस पर गांधी ने अगस्त 1947 में विस्तार से एक नोट में लिखा था जिसमें महान भलाई और कल्याण को स्पष्ट किया था। मैं आपको एक तिलिस्म देता हूँ। जब भी आप संशय में होंगे, जब भी तुम्हें संदेह होगा या जब आपका स्वर आप पर भारी पड़े, निम्नलिखित परीक्षण को आप आजमा कर देखें। आप किसी एक ऐसे मनुष्य का चेहरा याद करें जो सबसे गरीब या सबसे कमजोर हो, जिसे आपने देखा हो और स्वयं से प्रश्न पूछे कि जो कदम आप उठा रहे हैं उसमें उसको कोई लाभ होगा। क्या यह उसके स्वयं का जीवन और भाग्य पर नियंत्रण करने के लिए पुनर्स्थापन कर पाएगा? दूसरे शब्दों में, क्या इससे भूखे और आध्यात्मिक रूप में करोड़ों के लिए स्वराज की प्राप्ति होगी? तब आप अपने संदेह और स्वयं को पिघलता हुआ देख पाएंगे, आपको अपना मार्ग दिखाई देने लगेगा। सर्वोदय से संबंधित संकल्पना का आदर्श गांधी की विचारधारा में जॉन रस्किन की अनटू लास्ट से उधार ली गई थी, जिसमें 3 अवधारणाएं हैं: समुदाय, समानता एवं श्रम की गरिमा। प्रत्येक व्यक्ति को सभी के कल्याण के लिए कार्य करने का आवश्यकता है, क्योंकि समाज के वृद्धि के बिना कोई विकास नहीं हो सकता है, नहीं किसी विकास के बिना समाज का विकास संभव है। समानता से तात्पर्य बौद्धिक कार्य तथा शारीरिक श्रम की गरिमा को स्वीकारना है। सर्वोदय के सिद्धांत के द्वारा गांधी ने लेसेज फेयर के सिद्धांत तथा अधिकतम संख्या की अधिकतम सामग्री के उपयोगितावादी सिद्धांत को नकार दिया गया है। गांधी का विश्वास था कि अंत्योदय सर्वोदय प्राप्त करने का एक साधन है। अंत्योदय का शाब्दिक अर्थ है पिछड़ों का उत्थान करना। एक सर्वोदय समाज तभी संभव है जब हम अत्यधिक गरीबों तक पहुंच सकें, अर्थात वे आवश्यक सुविधाएं गरीबों को उपलब्ध हो। 11.4 धर्म और समाज। गांधी अत्यंत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी मूल मनोदृष्टि और प्रवृत्तियों को पूर्ण आकार देने में विभिन्न धार्मिक परंपराओं के नैतिक सिद्धांतों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उदाहरण के लिए जैन सिद्धांत जैसे अपरिग्रह, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य एवं अहिंसा उनकी सामाजिक आचरण के पथ प्रदर्शक थे। फिर भी गांधी धर्म या धार्मिक अस्मिता का कोई संकीर्ण नजरिया या दृष्टिकोण नहीं रखते थे। जैसा कि उन्होंने 22 दिसंबर 1927 को यंग इंडिया में लिखा है, मैं अपने सपनों के भारत को केवल एक धर्म ही के विकास करने की आकांक्षा नहीं रखता हूं, अर्थात पुनर्तः हिंदू, पुनर्तः मुसलमान, पूर्ण ईसाई, बल्कि मैं इसे पुनर्तः सहिष्णु बनाना चाहता हूं ताकि इससे सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठकर कार्य करें। उद्धरण चिन्ह। गांधी ने इस विचार को कभी स्वीकार नहीं किया कि धर्म राष्ट्रीयता का आधार होता है, जबकि उनको यह विश्वास था कि समाज में धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हिंद स्वराज में उन्होंने अपनी दृष्टि को 2 टूक विशिष्ट आशय से हमारे समक्ष रखा था। भारत को कोई भी एक राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विदेशियों के यहाँ आने से वे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकते हैं, वे इसमें घुल मिल जाते हैं। कोई देश एक राष्ट्र तभी हो सकता है जब ऐसी किसी स्थिति की प्राप्ति होती है। इस देश में सभी चीज़ों को आत्मसात करने की शक्ति रही है। भारत आरंभ से ऐसा देश रहा है। वास्तव में यहाँ अनेक धर्म हैं और प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग धर्म भी है। उतने ही अर्थ हैं जितने व्यक्ति हैं, लेकिन जो राष्ट्रीयता की आत्मा के प्रति सचेत हैं, एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यदि हिंदुओं का सोचना है कि भारत में केवल हिंदू रहेंगे, तो वे किसी स्वप्न लोक में रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जिन्होंने भारत को अपना देश बनाया है, वे एक ही देश के हैं और उन्हें एकता में रहना होगा। केवल उनमें स्वयं की रुचि के लिए किसी विश्व के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्रीयता तथा एक धर्म पर्यायवाची शब्द नहीं रहे हैं। भारत में भी नहीं है।
एक व्यक्ति को अपने धर्म के आदेश के आधार पर जीने की स्वतंत्रता के साथ साथ उनको खड़े होने के साथ गांधी की आस्थाओं के सह अस्तित्व के सिद्धांत तथा हस्तक्षेप सिद्धांत को सही ठहराया है। गांधी का यही खुलापन था, जिन्होंने उनको हिंदू मुस्लिम एकता का सेवक बनाया, जिनको उन्होंने स्वराज की दृष्टि का स्तंभ बनाया। गांधी ने कभी भी टू नेशन थ्योरी को नहीं स्वीकारा तथा विभाजन से काफी आहत हुए थे। 11.5 शिक्षा का विचार तथा इसे किस प्रकार लागू किया जाए, ये गांधी की दृष्टि और विचार का एक नया महत्वपूर्ण विषय था। गांधी के विचार और सिद्धांत, उनकी व्यक्ति अथवा जो आदर्श था, उसे हक्सली ने निम्न शब्दों में वर्णन किया है। उनका शरीर उनकी इच्छा का दास है तथा यह अपना काम आराम तथा प्रसन्नता के साथ करते हैं। उनके मस्तिष्क में प्रकृति के मौलिक सत्य का ज्ञान भरा हुआ है। उसका उत्साह उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और एक कोमल अंतरात्मा के नियंत्रण में मौजूद है। उन्होंने सभी बुराइयों से घृणा करना सीखा है और अन्य लोगों का सम्मान करना सीखा है। केवल उसी व्यक्ति ने उदार शिक्षा ली है, अथवा ये कह सकते हैं इससे उदार शिक्षा कभी नहीं मिलेगी। गांधी शिक्षा की ऐसी अवधारणा में विश्वास रखते थे जहां मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर अपना कार्य करे, उसमें प्रसन्नता रहे तथा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रख सके। अतः उनकी शिक्षा दृष्टि चरित्र निर्माण की ओर केंद्रित थी, जहां पर उसका रहना अत्यंत आवश्यक था। प्राथमिक शिक्षा या नई तालीम या बुनियादी तालीम का केंद्र बिंदु चरित्र निर्माण पर होना चाहिए। यह एक नींव बन जाती है, इस नींव पर बने भवन स्वयं को स्थिर रख सकते हैं। शिक्षा का अर्थ शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का प्रशिक्षण है। नैतिक शिक्षा में आत्मा के प्रशिक्षण को प्रमुखता दी जाती थी। बच्चों को उनके बचपन से ही श्रम की गरिमा सिखाना था। गांधी चाहते थे कि शिक्षक बच्चों को हस्तक्षेप के माध्यम से सिखाएं या शिक्षित करें, वे शारीरिक प्रशिक्षण पर भी जोर दें, न केवल बौद्धिक प्रशिक्षण पर। उनको एक उदाहरण के रूप में बनना था। गांधी चाहते थे कि भारतीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। उनको लगा कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने हरिजन में लिखा, एक राष्ट्र के रूप में हम शिक्षा में इतने पिछड़े हैं कि हम इस संदर्भ में इस पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। यदि यह कार्यक्रम पैसे पर निर्भर हो तो और भी कठिन है। इसलिए मैंने ये सुझाव दिया कि शिक्षा को आत्मनिर्भर होना चाहिए, भले ही इसके लिए रचनात्मक क्षमता के लिए सभी प्रतिष्ठा को खोने का खतरा ही क्यों न हो। इसलिए मैं बच्चे की शिक्षा की शुरुआत इसे एक उपयोगी हस्तक्षेप सिखाकर शुरू करूंगा तथा इसके सीखने की शुरुआत के साथ ही इसे उत्पादित करने में सक्षम बनाऊंगा। इस तरह प्रत्येक विद्यालय को आत्मनिर्भर स्वयं सहयोग के रूप में बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि राज्य इन विद्यालयों के निर्माण का भार स्वयं ले ले। 197 उपर्युक्त विचारों को हेनरी फाग ने सन 2002 में लिखी गई अपनी पुस्तक बैक टू दी सोर्सेस, ए स्टडी ऑफ गांधीज बेसिक एजुकेशन में 3 कारणों द्वारा समर्थन किया। आत्मनिर्भर की व्यवहारिकता में गांधी का विश्वास भले ही आपराधिक लगता है, पर यह गलत स्थापना नहीं थी। उनके उद्देश्य आंशिक रूप से निस्संदेह आर्थिक थे। भारत के करोड़ों लोगों को शिक्षित करने का कार्य अति विशाल अनुपात का जिम्मा लेने जैसा था, जिसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं था। दूसरा कारण ये था कि बिकाऊ सामग्री उत्पादित करना एक प्रकार से गुणवत्ता नियंत्रित करने जैसा था। एक ऐसा नियंत्रण जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि दी जा रही शिक्षा वास्तव में व्यावसायिक है। उनकी शिक्षा की योजना की आर्थिक योजना के स्वरूप में सुविधा देने के तौर में समझ जाना चाहिए। तीसरा कारण यह है कि शिप प्रशिक्षण द्वारा बौद्धिक ऊर्जा का संरक्षण तथा अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का संरक्षण किया भी जा सकता है। अतः आत्मनिर्भर शिक्षा को गांधी द्वारा वकालत किए जाने का मुख्य प्रयोजन ये था कि यह केवल शिक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि यह बेरोजगारी को जड़ से समाप्त कर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को विकसित करता है। गांधी ने वयस्क शिक्षा के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम को निम्नलिखित तरीके से विश्लेषित किया है। यदि वयस्क शिक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर होती है तो मैं अपने वयस्क शिक्षार्थियों के मस्तिष्क में देश की महानता और वृहत्ता की शिक्षा देता और उनके मस्तिष्क को खोलता। इसलिए मेरा वयस्क शिक्षा का अर्थ मौखिक शब्दों के द्वारा वयस्कों की वास्तविक राजनीतिक शिक्षा होती। इसके साथ ही साथ साहित्यिक शिक्षा भी होगी। 11.6 न्यासधारिता। गांधी द्वारा प्रतिपादित न्यासधारिता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए 3 जून 1939 को लिखे गए यंग इंडिया में निम्न को इस प्रकार विश्लेषित किया है। मान लीजिए मैंने विरासत या व्यापार या उद्योग के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया हो। मुझे ये पता होना चाहिए कि यह सभी धन मेरा नहीं है। जो धन मेरा है वह ये है कि मुझे एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार उपलब्ध कराए जो दूसरों के जीवन को जीवन की तरह ही हो। बाकी का मेरा धन मेरा नहीं है, ये समुदाय के लिए है तथा उसी समुदाय के कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इस प्रकार न्यासधारिता का अर्थ ये हुआ कि समाज के कल्याण और भलाई के लिए प्रत्येक के पास जो न्यास है उस संपत्ति को न्यासधारिता के रूप में बनाए रखना। अमीर व्यक्ति अपने धन का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करेंगे जिन्होंने उनके लिए काम किया है। दूसरी तरफ मजदूर अपने श्रम को उन्हें देंगे जिसकी उन्हें आवश्यकता है। गांधीवादी दृष्टि में कोई भी विलासी जीवन नहीं बिताएगा।
केवल उतना ही लेगा जितना एक सादा, आरामदायक जीवन बिताने के लिए धन काफी होता है। गांधी न्यासधारिता को एक धारणा मानते थे, कोई किसी पर थोपा हुआ नहीं, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस दृष्टिकोण को अपनाता है तो ये काफी है। आगे उन्होंने हरिजन में 3 जून 1939 को ये कहा, इस परिभाषा के अनुसार कितने लोग वास्तविक न्यासी हो सकते हैं, ये तर्क से परे हैं। यदि सिद्धांत सत्य है तो यह महत्वहीन है कि उसके अनुसार कितने लोग जीवित हैं या एक व्यक्ति का ये प्रश्न विश्वास का है। गांधी का उद्देश्य न्यासधारिता का सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहते थे जिसमें अपरिग्रह या संग्रह न करने को शामिल किया गया है। 7 महिलाओं की भूमिका। अहिंसा द्वारा परिचालित गांधी की रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि में भारत की महिलाओं की उपेक्षा नहीं की गई थी। उनके रामराज्य की दृष्टि में महिला और पुरुष की समाज में समान थी। 16 जनवरी 1925 को सोजित्रा में महिलाओं के सम्मेलन में उन्होंने कहा, मैं महिलाओं से रामराज्य की बात करता हूँ। रामराज्य स्वराज्य से कुछ अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे रामराज्य पर बात करने दीजिए कि रामराज्य कैसा होगा, स्वराज के बारे में नहीं। रामराज्य तभी आ सकता है जब एक सीता जैसी महिला की संभाव्यता होगी। हिंदुओं के कई श्लोकों में से एक श्लोक महिलाओं पर है। यह उन महिलाओं की परिगणना करता है जो सुबह सुबह स्मरण के योग्य है, जब तक ऐसी महिलाएं जिनका शरीर और मस्तिष्क उस दिशा में अर्थात सदाचार की राह पर चलता है, सार्वजनिक जीवन में नहीं आएगी और इसका शुद्धिकरण नहीं करेगी। हम रामराज्य या स्वराज प्राप्त नहीं करेंगे। यदि हम प्राप्त कर भी लेंगे, इस तरह के स्वराज का कोई लाभ नहीं होगा जिससे महिलाओं द्वारा अपना पूर्ण योगदान न दिया हो। इस प्रकार गांधी की दृष्टि में महिलाएं केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनको भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में उत्साहित किया गया था। गांधी के नेतृत्व में सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी जैसी महिलाएं नेता हमारे सामने आए। 11.8 अस्पृश्यता से मुक्ति। अस्पृश्यता को गांधी केवल एक ऐसी सामाजिक बुराई ही नहीं मानते थे जिसकी एक सिविल सोसाइटी में कोई जगह नहीं थी, बल्कि वे इसे ईश्वर और मनुष्य के प्रति पाप भी मानते थे, जो गहराई से अनैतिकतापूर्ण थी। जबकि समाज सुधारक दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले ने अस्पृश्यता पर प्रहार किया था, परंतु गांधी की महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बना दिया था। उद्धरण चिन्ह। गांधी स्वयं को एक सनातनी हिंदू मानते थे, अर्थात जो व्यक्ति हिंदू ग्रंथों, वेद, उपनिषद तथा पुराण का पालन करें, फिर भी वह अपने धार्मिक विश्वासों में रूढ़िवादी न हो, उनके लिए सत्य ही धर्म की उच्चतम अभिव्यक्ति थी, तथा एक सापेक्षिक अर्थ में सत्य अंतरात्मा की आवाज या आंतरिक आवाज थी। अतः गांधी ने उन सबको ठुकरा दिया जो अनैतिक या सत्य के खिलाफ थे। धर्म उनके लिए आस्था या कर्मकांड के बजाय दस्तूर या जीवित सत्य था। वे हमेशा ध्यान दिलाते थे कि नैतिकता और सत्य को धर्म से अलग नहीं करना चाहिए। वे हमेशा ग्रंथों को तर्क और सत्य की कसौटी पर तौलते थे। हम उनके वर्णाश्रम धर्म के विश्वास को ध्यान में रखकर उनकी अस्पृश्यता की अस्वीकृति को इस परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। में रखकर उनकी अस्पृश्यता की। गांधी के अनुसार वर्णाश्रम आनुवांशिकी का नियम था, एक वैज्ञानिक सत्य जिसे हिंदुत्व ने अपनाया था। अतः उन्होंने कहा, स्वयं के वर्ण का पालन न करना या अनुसार न चलना आनुवंशिकी के नियम का अपमान करना है। हालांकि गांधी ने कई जातियों के ऊंची और नीच की सोच तथा छूने से होने वाले प्रदूषण की अवधारणा को ठुकराया है। वर्ण विभाजन ने कर्तव्य की परिभाषा के द्वारा श्रम के विभाजन को परिभाषित किया है, इसने अधिकारों को परिभाषित नहीं किया है। उन्होंने 6 अक्टूबर 1921 को यंग इंडिया में लिखा, मैं हिंदुत्व की इस धारणा के खिलाफ हूं कि स्वयं को ऊंचा समझे और दूसरे को नीचा। सभी का जन्म ईश्वर की सृष्टि की सेवा के लिए हुआ है, एक ब्राह्मण ज्ञान के साथ और एक क्षत्रिय अपनी रक्षा करने के साथ, वैश्य अपनी व्यावसायिक क्षमता के साथ और एक शूद्र अपने शारीरिक श्रम के साथ। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि एक ब्राह्मण शारीरिक श्रम से मुक्त रहेगा या स्वयं को अथवा दूसरों की रक्षा नहीं करेगा, परंतु एक ब्राह्मण जो ज्ञान के अधिकार के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, वह गिरता है तथा उसे कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा उनके बारे में भी कहा जा सकता है जो अपनी विशेष गुणों के कारण घमंड करते हैं। वर्णाश्रम आत्मनियंत्रण तथा ऊर्जा का संरक्षण एवं अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है। अतः ये स्पष्ट है कि गांधी प्रत्येक वर्ण को बराबर मानते थे। इसके अलावा गांधी ने श्रम की गरिमा को सबसे उच्च दर्जा दिया, जिसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा निरूपित किया। उनके लिए कोई कार्य प्रदूषित नहीं था। सन 1915 में स्थापित साबरमती आश्रम में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए यह आदेश थे कि वे अपना शौच स्वयं साफ करेंगे। उन्होंने इस दृष्टि को ठुकरा दिया कि अस्पृश्य पांचवी जाति या पंचम वर्ण है, क्योंकि यह वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था, पर वे अस्पृश्यता को हिंदुत्व पर कलंक तथा गंदगी मानते थे। यंग इंडिया में उन्होंने कहा, मेरे विचार में जिस रूप से हम अस्पृश्यता को मानते हैं वह हिंदुत्व पर मैं उसे एक गंदगी की तरह मानता हूँ। उनकी उपेक्षा करना इनके प्रति क्रूरता है। मेरा मानना है कि ऐसा व्यवहार करना हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है।
इसी कारण उन्होंने सन 1932 में रैमसे मैकडॉनल्ड के कम्युनल अवार्ड का विरोध किया था तथा अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध के लिए आमरण अनशन किया। दूसरा, अंबेडकर हिंदुओं को दबे कुचले वर्ग का विरोधी मानते थे तथा उनकी ओर से एक सामाजिक संघर्ष में विश्वास करते थे, जबकि गांधी मानते थे कि परिवर्तन हिंदुओं के भीतर से अपने रवैया को बदलकर आना है। इसी कारण उन्होंने अस्पृश्यों को हरिजन नाम दिया तथा हरिजनों को वैध हिंदुओं के तौर पर स्वीकृति के लिए सन 1930 के दशक में हरिजन अभियान आरंभ किया। 11.9 संसाधनों का संरक्षण। गांधी की अवधारणा में प्रकृति का एक सम्मिलित अर्थ है। मानव तथा अमानव प्रकृति के बीच पारस्परिक व्यवहार केवल उस बिंदु तक ही था जहां मनुष्य प्रकृति का उपयोग जीविका के लिए करे, उससे अधिक नहीं करें। 16 फरवरी 1916 को मद्रास में YMCA में दिए गए अपने भाषण में गांधी ने कहा, यदि मैं ऐसी कोई वस्तु लेता हूं जिसकी मुझे जल्द ही कोई आवश्यकता नहीं है या मेरे काम की नहीं है और मैं इसे रखता हूं, तो मैं इसे किसी और से चुरा रहा हूं। मेरा सुझाव है कि यह प्रकृति का आधारिक या मूल नियम है कि बिना अपवाद के प्रकृति हमारे अभावों की पूर्ति के लिए हर दिन पर्याप्त उत्पादित करती है, और यदि हम अपने लिए पर्याप्त ले लें, उससे अधिक नहीं लें, तो इस दुनिया में कोई निर्धन न होगा, कोई भी आदमी इस विश्व में भूखा नहीं मरेगा। अतः गांधी ने संसाधनों को संरक्षित करने पर अत्यंत जोर दिया तथा प्रकृति का उपयोग केवल हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करने पर बल दिया है। वर्तमान का निरंतर विकास और पर्यावरण के संरक्षण की अवधारणा गांधी के पारिस्थितिकीय विचारों से प्रेरित है। चिपको आंदोलन ऐसा ही एक आंदोलन था। 11.10 आधुनिक विश्व में भारत का स्थान। गांधीवादी दृष्टि में स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति को संघर्ष, टकराव के बजाय सहयोग के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए था। 11 अगस्त 1920 को यंग इंडिया में लिखते हुए उन्होंने कहा, यदि भारत तलवार का सिद्धांत अपनाता तो उसे क्षणिक विजय मिलेगी। तब भारत मेरे हृदय का गर्व नहीं होगा। हिंसा में लिप्त होना और इसे एक स्वीकृत मत बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। गांधी चाहते थे कि भारत विश्व के अन्य देशों से अलग दिखाई दे तथा यह आत्मा के बल पर जोर दे तथा शांति के लिए खड़ा हो। तब हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस बारे में उन्होंने ये कहा, भारत का लक्ष्य अन्य देशों से अलग भारत विश्व के धार्मिक आधिपत्य में सर्वोच्च है, क्योंकि भारत को इस्पात के हथियारों की आवश्यकता नहीं है। इसने दैवीय शक्तियों के द्वारा लड़ाई की है, यह अभी भी ऐसा कर सकता है क्योंकि भारत केवल आत्मा के बल से ही जीत सकता है। महात्मा गांधी के वक्तव्य एवं लेख। जहां तक सैन्य बल बनाए रखने की बात थी, गांधी चाहते थे कि भारत के पास सबसे छोटी सेना हो। भारतीय विदेश नीति का केंद्र अहिंसा होना चाहिए। 21 जून 1942 को हरिजन में लिखते हुए गांधी ने विदेश नीति निर्धारकों को ये सलाह दी, मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि जहां तक संभव हो अहिंसा को अपनाया जाए तथा यह विश्व में शांति बनाए रखने तथा नए विश्वक्रम की स्थापना में भारत का सबसे बड़ा योगदान होगा। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार गांधी की दृष्टि में भारत को आत्मा के बल द्वारा विश्व में एक उच्च पद का कार्यभार संभालना होगा। इसी के द्वारा एक नए तथा शांति प्रधान विश्व व्यवस्था की स्थापना होगी। 11.11 सारांश। गांधी का विश्वास था कि भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बेहतर थी तथा इसमें आधुनिकता के हमले से बचने और सहने की आवश्यक क्षमता मौजूद थी। केवल भारत ही एक आधुनिक सभ्यता को एक विकल्प प्रदान कर सकता था, क्योंकि लाखों लोग भारतीय गांवों में रहते थे तथा वे आधुनिक सभ्यता के तामझाम और मायाजाल से अप्रभावित थे। गांधी की दृष्टि के प्रमुख पहलू थे स्वराज, रामराज्य, सर्वोदय, न्यासधारिता, बुनियादी जनशिक्षा तथा आत्मा के बल द्वारा शांति कायम करना तथा एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना था। गांधीवादी विकल्प के ये सभी अवयव निश्चित रूप से अधिकतर भारतीय थे। अपने जीवन के बाद के वर्षों में गांधी को लगा कि भारत के लिए व्यवहारिक रूप से आधुनिक सभ्यता के कुछ पहलुओं जैसे रेलवे और अस्पतालों से पूरी तरह छुटकारा पाना संभव नहीं था। उनको एक आवश्यक बुराई के तौर पर स्वीकारना ही होगा। हालांकि वे एक ऐसे विश्व की कामना करते थे जहां मनुष्य इन चीजों से नियंत्रित न हो। गांधी की दृष्टि निश्चित रूप से परिवर्तन लाने वाली थी, क्योंकि वे चाहते थे कि अहिंसा, अनुनय अंतःकरण के अनुकूल तथा व्यवहार एवं स्वभाव संबंधी हस्तक्षेप के माध्यम से ये परिवर्तन लाना चाहते थे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।